तो बात अभी हमने शुरू की थी थोड़ी देर पहले कि बिजनेस जो है वो तीन तरीकों से नॉर्मली किया जा सकता है। और वो कौन से तीन तरीके होते हैं इसमें? प्राइमरीली, ये आप लोगों को ट्रांसमिशन जो हो रही है वाइट बोर्ड की वो नज़र आ रही है? हाँ जी, मुझे तो आ रही है। बस फिर बाकियों को भी आ रही होगी। ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है, और ट्रेडिंग बिजनेस के अलावा जो है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है, और तीसरे नंबर पर कौन बताएगा क्या हो सकता है? सर्विस सर्विस। इंडस्ट्री। इसको सर्विस बिजनेस भी बोल देते हैं, सर्विस इंडस्ट्री भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस तो मैंने पहले बताया था कि ऑपरेशंस के हवाले से। ऑपरेशंस कहते हैं कि जो बेसिकली किसी भी बिजनेस का जो मेन काम होता है, जिस को वो कर रहा होता है और अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है, उसको उस बिजनेस का ऑपरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी जो है वो बिस्किट बनाने का काम करती है, तो उसका जो ऑपरेशन है वो बिस्किट बनाना और फिर आगे उसको फरोख्त करना, ये उसका ऑपरेशन समझा जाएगा। इसी तरह अगर हम डेवो कंपनी की बात करते हैं, तो इनकी बसेस हैं और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनका जो ऑपरेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना होता है। एक तो ऑपरेशंस का डिफरेंस होता है इसके अंदर, क्योंकि जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है बेसिकली ये इन्वॉल्व होता है इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल, हमारे मोहल्ले के अंदर कई डिपार्टमेंटल स्टोर्स होंगे, ग्रॉसरी स्टोर्स होंगे। ये लोग क्या काम करते हैं? ये लोग ये काम करते हैं कि गुड्स खरीदते हैं किसी से और आगे जो है उनको बेच देते हैं, और इनको बेचने से बेसिकली इनकी इनकम जनरेट होती है और इनका प्रॉफिट अर्न होता है। जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है ये क्या करता है कि जो इसने बेसिकली चीज़ें बेचनी होती हैं उनको ये बना भी खुद रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने बिस्किट बनाने वाली कंपनी की एग्जांपल दी, जिस तरह ये पीक फ्रींस हो गई या और जो है इस तरह की कंपनीज होती हैं, तो ये क्या करती हैं कि ये बिस्किट को मैन्युफैक्चर भी खुद करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। ये बनाती हैं और बनाने के बाद फिर इनको सेल आउट करती हैं, यानी कि अल्टीमेटली जो गोल होता है वो ऑब्वियसली सेल करना ही होता है। लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस में ये डिफरेंस है कि ट्रेडिंग बिजनेस जो चीज सेल कर रहा होता है उसको किसी और से परचेज करता है पहले, और फिर आगे अपना प्रॉफिट रखकर उसको सेल आउट कर देता है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है वो बजाय ये कि उस चीज को कहीं से परचेज करे, वो क्या करता है कि उसको खुद प्रोड्यूस करता है, और उसको प्रोड्यूस करने के बाद जब एक बार कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसको आगे सेल आउट कर देता है। जबकि जो तीसरी हमने इंडस्ट्री पढ़ी है सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री का मामला जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये बेसिकली गुड्स के अंदर डील ही नहीं करती, ये ट्रेड करती हैं सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो गई, तो ये कोई गुड्स ना तो मैन्युफैक्चर करती हैं ना तो ये कोई गुड बेचती हैं, बल्कि इनका क्या काम है? इनका काम है स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना, इनको पढ़ाना। ये बेसिकली एक सर्विस है जो ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। सो ये जो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हो जाती हैं, या जिस तरह प्रोफेशनल फर्म्स हो जाती हैं, जिस तरह अकाउंटेंट्स की फर्म हो गई, या ये जो डॉक्टर जो होते हैं, जो मेडिकल इंडस्ट्री है, ये सारी की सारी सर्विस इंडस्ट्री है। आ रही बात समझ में? तो ये तो हमने इन तीनों बिजनेस की टाइप्स को डिफरेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस। जो दूसरी डिफरेंस आता है, दूसरा डिफरेंस इसके अंदर आता है, वो होता है इन्वेंट्री का डिफरेंस। इन्वेंट्री समझते हैं आप लोग किसे कहते हैं? इन्वेंट्री बेसिकली वो गुड्स होते जी। हैं। इन्वेंट्री बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो कि आप बेच रहे होते हैं। बात आ रही है समझ में? जी। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक किस्म की इन्वेंट्री इन्वॉल्व होती है, और उनको उसको हम कहते हैं फिनिश गुड्स। ये जो इन्वेंट्री है, ये जो स्टॉक होता है इनका,
ट्रेडिंग बिजनेस जो भी होता है ये बना बनाया प्रोडक्ट कहीं से खरीदता है और उसको आगे सेल कर देता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक किस्म की इन्वेंट्री इन्वॉल्व होती है जिसको हम फिनिश गुड्स बोलते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पास जो है वो तीन किस्म की इन्वेंट्रीज होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसके पास आता है रॉ मटेरियल। आवाज जा रही है आप लोगों को सही? जी। जी। रॉ मटेरियल के बाद दूसरे नंबर पर इसके पास आता है वर्क इन प्रोसेस, जिसको मैं एब्रीविएशन के तौर पे WIP लिख रहा हूँ, लेकिन चलो पूरा भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को, वर्क इन प्रोसेस भी इसको कहते हैं या वर्क इन प्रोग्रेस भी इसको कहते हैं, ठीक है। और जो टाइप ऑफ इन्वेंट्री होती है उसको हम कहते हैं फिनिश गुड इन्वेंट्री। अब चूंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने वो मटेरियल खुद बनाना है, बेसिकली अल्टीमेटली जो चीज बेचनी है इसने वो भी फिनिश गुड ही है, लेकिन इन्होंने पहले फिनिश गुड को प्रोड्यूस करना है ताकि उसको बेचा जाए। उसके लिए ऑब्वियसली इनको पहले रॉ मटेरियल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल जो है, जो इंग्रेडिएंट मटेरियल होता है उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में पड़ा होगा लकड़ी का फर्नीचर होगा, तो उसका जो रॉ मटेरियल जो उसके अंदर मेनली इस्तेमाल हुआ है वो लकड़ी है। तो अब जिस कंपनी ने भी ये फर्नीचर बनाया होगा लकड़ी का, उसने ऑब्वियसली कहीं से लकड़ी परचेज करके उसको मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजार कर एक चेयर बना दी या एक टेबल बना दिया या एक अलमारी बना दी, जो कि आप लोगों ने फिर आगे परचेज कर ली। ऐसे ही है। तो सबसे पहली चीज जो इनको चाहिए होती है वो होता है रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल जो है इसको एज इट इज तो नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि खाली लकड़ी का किसी ने क्या करना है। इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फिनिश गुड बाय अप्लाइंग लेबर, पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर के ऊपर जो आपके अखराजात हो रहे होते हैं बिजली के, क्योंकि जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है वो बिजली भी ले रही है। बिल्कुल इसी तरह जो आपकी फैक्ट्री है जिसके अंदर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई रेंट भी आप पे कर रहे होंगे। 100 अखराजात हो सकते हैं। इन अखराजात को हम कहते हैं ओवरहेड्स, ठीक है। तो ये जो लेबर के एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम लेबर कॉस्ट कहते हैं, या जिसको हम ओवरहेड एक्सपेंसेस कहते हैं, जिसको हम ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं, तो ये जो है बेसिकली क्या होता है, ये हमारे दो एक्सपेंसेस हैं जिनको हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। ये शायद आप लोगों ने नाम कभी सुना हो पहले। यहां तक किसी को कोई मसला, किसी को कोई परेशानी? नहीं। बाकियों को आप लोग अपना माइक ऑन करके काइंडली बता दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि आप लोगों के मैसेज पढ़ना मेरे लिए जो है ना वो मुश्किल है। नहीं है किसी को भी। चलें ठीक है, सही है। तो ये इसको कहते हैं लेबर और ओवरहेड्स को कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। और उसके बाद जब ये रॉ मटेरियल जो है, जब उसको लेबर और ओवरहेड अप्लाई करके फाइनली तो ये फिनिश गुड बन जाता है, यानी कि वो आइटम बन जाता है जिसको हमने सेल करना होता है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कभी कभार इस तरह होता है कि अभी कोई चीज़ें कंप्लीट होती हैं और कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट होती हैं। तो जो चीज़ें इनकम्प्लीट होती हैं उनको हम कहते हैं कि ये वर्क इन प्रोसेस है। आ रही है बात समझ में? तो ये दूसरी जी। डिवीजन हो गई किस चीज़ के हवाले से? इन्वेंट्री के हवाले से। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि ये सर्विसेज में डील करते हैं, तो इनकी इन्वेंट्री जो है बेसिकली इनके कोर एम्प्लॉयज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल की इन्वेंट्री उसके डॉक्टर्स हैं जो उसके अंदर काम करते हैं। और अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसकी इन्वेंट्री बेसिकली उसके वो टीचर्स हैं या जो लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स हैं जो वहाँ पर पढ़ाते हैं। यहाँ तक तो हमने बात कर दी अपनी कि बेसिकली ये जो बिजनेस होते हैं तीन किस्म के, जिस तरह से हम बिजनेस कर सकते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस जो है वो क्यों होता है। ठीक हो गया। तो अब हमने प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर किसके हवाले से बात करनी है? प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ बात करनी होती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हवाले से। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जिसके अंदर हमने गुड्स को प्रोड्यूस करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि कॉस्टिंग का पर्पस क्या होता है। कॉस्टिंग का पर्पस ये होता है कि आप जो भी चीज़ बना रहे हैं या जो भी चीज़ आपने परचेज करनी है,
आप उसके एक यूनिट की प्राइस को मालूम कर दें। ये बेसिकली पर्पस होता है सारी की सारी कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि आपने कोई गुड प्रोड्यूस करना है यानी मैन्युफैक्चर करना है या उसको परचेज करना है, तो आपको एक आइडिया हो कि भाई उस गुड की और उस जो हम चीज़ बेसिकली परचेज कर रहे हैं या बना रहे हैं उसकी एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी। इस सारे प्रोसेस को जो हम पढ़ते हैं उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। और इसी वजह से हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर मैनेजमेंट ने काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये गुड जो है ये इतने रुपए का बन रहा है तो इसको मज़ीद हम कम कॉस्ट पर किस तरह से ला सकते हैं, या ये अगर इसकी कॉस्ट इतनी है तो हम इसको कितने का बेच सकते हैं कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। या अगर एक चीज़ बाजार से भी मिल रही है और एक चीज़ आप खुद भी बना सकते हैं, तो उसको बाजार से खरीदना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा या खुद बनाना जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये सारे इसके मकासद होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। अब चूंकि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है प्रोसेस कॉस्टिंग, और हमने देखा है कि बेसिकली हमने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को देखना होता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग जो है तब इस्तेमाल की जाती है जब जो हमारा कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स, ये एक से ज़्यादा प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम डेली लाइफ से इसकी मिसाल दें तो हमारे पास कई ऐसी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं कि जिनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो जिन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं उसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो आपकी पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री होती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा अटक रिफाइनरीज का, ये डीएचए के पास इधर फैक्ट्री है इनकी। बिल्कुल इसी तरीके से जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल हो गया, ये ऑयल रिफाइनरीज की जो है वो एग्जांपल है। अब आप लोगों ने अगर कभी साइंस पढ़ी हो, पहले केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब जमीन से तेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो साफ शफाफ फॉर्म में नहीं होता, उसकी जो फॉर्म उस वक्त होती है उसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल, यानी कि अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ जो है वो शामिल होती हैं। फिर इसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके अंदर एक प्रोसेस डिस्टिलेशन का होता है, एक और प्रोसेस होता है मतलब कई प्रोसेसेस होते हैं जिसके अंदर से उस क्रूड ऑयल को गुजारा जाता है। फाइनली क्या होता है कि पेट्रोल जो है वो अलहदा हो जाता है, डीजल जो है वो अलहदा हो जाता है, मिट्टी का तेल अलहदा हो जाता है, और कुछ ऐसी कचरा प्रोडक्ट होती है जिसका कोई फायदा नहीं होता। इस ऐसे प्रोडक्ट्स को कहते हैं हम बाय प्रोडक्ट। बात आ रही है समझ में? ये तो ऑयल रिफाइनरी की बात हो गई। उसके अलावा जो है, अगर हम केमिकल इंडस्ट्री में देखें, जिस तरह जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं ये मेडिसिन को प्रिपेयर कर रही होती हैं, या कोई और ऐसे केमिकल जब हम बना रहे होते हैं तो उसमें भी कई प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। और इसी तरीके से ये जो लो कॉस्ट फूड आइटम्स होती हैं, जिस तरह केचप हो गया या ऐसी चीज़ें जो कि टिन पैक होती हैं नॉर्मली, इनमें कई प्रोसेसेस से गुजर कर हमारे पास जो है वो फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस होती है। तो अब जब भी किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर एक से ज़्यादा जो है डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो जाएं, तो उसके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि सब डिपार्टमेंट से जब वो रॉ मटेरियल गुजर जाता है तो हमारे पास फिनिश गुड बनता है, बेसिकली वो चीज़ जिसको हम बनाना चाह रहे हैं। बात आ गई समझ में? और जी। उसके साथ साथ कभी कभार ये होता है कि कोई जॉइंट प्रोडक्ट भी बन जाता है। जॉइंट प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है कि जिसको हम बनाना तो नहीं चाह रहे होते लेकिन वो साथ खुद ब खुद बन जाता है, लेकिन वो फायदेमंद होता है। फायदा बस इस सेंस में होता है कि उसकी अपनी एक अलग मार्केट होती है और हम उसको भी बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पेट्रोल की बात करते हैं, जिस तरह मैंने ये आपको बताया था कि पेट्रोलियम रिफाइनरी जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, अगर वो अपना फिनिश गुड जो है वो पेट्रोल को समझती हैं कि हमने बेसिकली पेट्रोल बनाना है, तो पेट्रोल बनाने के साथ साथ जो है वो कैरोसिन ऑयल, जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, वो भी बन जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से साथ जो है वो कोल तार बन जाती है, और इस तरह के कई प्रोडक्ट्स ऐसे बन जाते हैं कि जिनकी अलहदा से अपनी मार्केट है और वो एक स्टैंड अलोन आउटपुट समझे जा सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आउटपुट हमेशा कहते हैं किसी भी प्रोसेस के रिजल्ट को, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना उसको आउटपुट कहते हैं, रिजल्ट या फाइनल प्रोडक्ट। और एक लफ्ज यहां पर मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूंगा वो है इनपुट।
इनपुट बेसिकली आपके रॉ मटेरियल को कहते हैं, या किसी भी प्रोसेस के अंदर वो चीज जो बिल्कुल स्टार्ट के अंदर आप ऐड करते हैं जिसके ऊपर प्रोसेस कंप्लीट होता है और फिर वो इनपुट जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट होती है। बात यहां तक क्लियर है सबको? जी। तीसरे नंबर पर जो एक चीज है वो होती है बाय प्रोडक्ट। एक बाय प्रोडक्ट जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यानी कि इसका कोई काम नहीं होता, इसको बस ये हम बनने से रोक भी नहीं सकते और इसको अल्टीमेटली हम क्या कर देते हैं, जाया कर देते हैं, यानी कि ये एक तरीके से हमारी वेस्टेज भी समझी जाती है। तो इस बात से एक चीज तो साबित हो गई कि जब भी प्रोसेस कॉस्टिंग की बात होती है उसमें मोर देन वन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि मोर देन वन डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व, पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पर यह बात हमें पता चल जाती है कि इसके अंदर जो हमारी इनपुट होती है रॉ मटेरियल की, वो हमेशा ज्यादा होगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 केजी किसी रॉ मटेरियल के डाले हैं, अगर हम बात करते हैं लेट सपोज इसी की पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, अगर हम 100 केजी के बजाय इसको आप लीटर कर दें, अगर 100 लीटर क्रूड ऑयल हमने अपनी रिफाइनरी के अंदर डाला है अपने प्रोसेसेस के अंदर, तो हो सकता है कि जो फाइनल आउटपुट हमें पेट्रोल की मिले वो सिर्फ 25 लीटर्स हो, बाकी जो 75 लीटर्स है उसका कोई ना कोई जॉइंट प्रोडक्ट बन गया होगा और हो सकता है उसका कुछ ना कुछ जो है वो बाय प्रोडक्ट बन जाए। यानी कि कोई चीजें तो चलो किसी ना किसी काम में आ जाएंगी और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगी। तो इससे हमें एक बात और पता चली, और वो बात हमें क्या पता चली कि इसके अंदर हमारे लॉस के चांसेस मौजूद होते हैं। किस चीज के लॉस के? लॉस ऑफ रॉ मटेरियल्स। यानी कि हमेशा हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा वो फाइनल आउटपुट हमेशा हमारे इनपुट से कम होगा। यहां पर किसी को इनपुट या आउटपुट की टर्मिनोलॉजी से कोई इशू तो नहीं? नहीं। ठीक हो गया। बाकियों को भी कोई मसला नहीं है? बाकियों को है कोई मसला? चलें ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रोसेस कॉस्टिंग का काम क्या होता है? अभी हम इतनी ज़्यादा मैंने तकरीर कर दी है कि कॉस्टिंग ये होती है, कॉस्टिंग वो होती है, कि हम बेसिकली एक यूनिट की प्राइस को मालूम करना चाह रहे होते हैं। तो मकसद हमारा ये होता है कि हम ये जो फाइनल आउटपुट होता है ना, फाइनल आउटपुट से मुराद मेरी फिनिश गुड है, इसको मैं एब्रीविएट F.G से करूँगा, इसकी प्राइस हमें पता चल जाए। ठीक है, ये हमारा मकसद होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो जॉइंट प्रोडक्ट्स बनते हैं या जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं या जो अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल जो है बेसिकली वो लॉस में चला जाता है। अच्छा, कुछ लॉस होते हैं नॉर्मल लॉस, ऐसे लॉस का हमें पता होता है कि ये अकर होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल जब आप आटा खरीद कर बाजार से घर लेकर आते हैं तो कुछ आटा वो बोरी को लगा हुआ होता है या कभी बोरी में सुराख होता है, तो वो आटा थोड़ा थोड़ा ज़ाया होता रहता है, वो उसका पता भी नहीं चलता और हमें आइडिया होता है कि यार इतने मतलब 5 किलो का अगर वो आटा है तो उसमें से कुछ छटाके जो हैं वो इधर उधर ज़ाया हो जाएंगी। या बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप लोग लेट सपोज कोई चीज़, हाँ चावल लेट सपोज जब हमें बनाने होते हैं, जितने चावल आप लोग लेकर आते हैं बनाने के लिए, जब आप उसको भिगोते हैं तो वो क्या होता है कि वो सारे के सारे दाने जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं होते, उसमें से कुछ जो है वो ख़राब होते हैं या कुछ में कीड़ा होता है, जो ख़राब होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इतना हमें आइडिया होता है कि भाई ये नॉर्मल लॉस है, यानी कि ये होगा ही होगा, हमारे अख्तियार से बाहर है और ये लाजमन होता है। ऐसे लॉस को कहते हैं नॉर्मल लॉस। लेकिन कुछ लॉस ऐसे भी होते हैं जो कि एबनॉर्मल होते हैं। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है कि ये इसको बचा लेना हमारे अख्तियार में किसी ना किसी हद तक होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि एक पेट्रोल का टैंक है
उसके अंदर पेट्रोल भरा हुआ है। अब कोई बंदा जो साथ खड़े होकर सिगरेट लगाना शुरू कर दे तो उसको पता है कि जरा सी भी बेएहतियाती हो गई तो ये सारा का सारा जो है वो सबको आग लग जाएगी। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो सारे के सारे पेट्रोल के टैंक को आग लग गई, तो दिस इज एन एबनॉर्मल लॉस। इसको आप बचा सकते थे लेकिन किसी ना किसी वजह से वो हो गया। ये तो इसकी एक डेफिनेशन है। लेकिन वैसे ही मैं आपको एक बात बता दूं कि नॉर्मल लॉस जो है इसकी जो बेसिकली सेवेरिटी होती है वो कम होती है, हमें पता होता है और ये आम होता रहता है। लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस होता है ये सिवियर भी ज़्यादा होता है, यानी कि इसका जो नुकसान इसकी वजह से होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो प्रोसेस कॉस्टिंग जी जो है वो ना सिर्फ फिनिश गुड की कॉस्ट जो है वो मालूम करती है, बल्कि जो जॉइंट प्रोडक्ट्स अगर कोई प्रोड्यूस हो उसकी कॉस्ट का भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। कोई बाय प्रोडक्ट यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो तो उसका भी, उसकी कॉस्ट का भी हमें अंदाजा हो जाता है। और जो रॉ मटेरियल हमारा ज़ाया हुआ, अच्छा मैं रॉ मटेरियल का तस्करा बार बार इसलिए यहां पर कर रहा हूं क्योंकि बेसिकली जो अमाउंट होती है ना किसी भी चीज़ की, देखें या तो वो केजीज के अंदर होगी या वो लीटर के अंदर होगी, अगर जो हमारा रॉ मटेरियल है वो लिक्विड में है, या वो टन्स के अंदर होगी। मतलब हमेशा किसी न किसी चीज़ का एक यूनिट होता है ना जिसको हम कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो आप लोगों ने कॉस्टिंग पढ़ी अब तक, उसके अंदर शायद ये टर्मिनोलॉजी कॉस्ट यूनिट की जो है वो पढ़ी हो कहीं ना कहीं। तो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल एक ऐसा जो है वो एलिमेंट होता है कि जिसको हम कोई ना कोई कॉस्ट यूनिट असाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखें, एक चीज में पहले आपको बताना मुझे चाहिए था लेकिन वो मेरे जहन से स्किप हो गई, अभी मैं बात आपको बता दूं। जब भी आप किसी गुड को मैन्युफैक्चर करते हैं ना तो उसकी जो कॉस्ट होती है उसके तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो उसके अंदर जो डायरेक्ट मटेरियल लगता है वो शामिल होता है उस चीज के बनाने के अंदर। फिर उसको बनाने के अंदर जितना लेबर इस्तेमाल हुई है, ऑब्वियसली कुछ मजदूरों ने मिलकर उसके ऊपर काम किया होगा। अगर कोई लकड़ी का फर्नीचर है तो रॉ मटेरियल के अंदर तो लकड़ी आ गई जो डायरेक्ट मटेरियल है। अब डायरेक्ट मटेरियल को सामने अपने रखकर खुल जा सिम सिम कह दें तो वो कुर्सी तो नहीं बन जाएगी। ऑब्वियसली को मजदूर मिस्त्री होंगे जो उसके ऊपर काम करेंगे, अपनी एफर्ट लगाएंगे। तो ये जो एफर्ट ये मजदूर और मिस्त्रियों ने लगानी है इसको हम लेबर कॉस्ट कहते हैं या डायरेक्ट लेबर कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट के अंदर जब आप लेबर कॉस्ट को ऐड कर लेंगे और उसके बाद जो फैक्ट्री ओवरहेड्स जिसका मैंने आपको बताया था कि जो इखराजात होते हैं मुतफर्रिक किस्म के, जिसके अंदर आपके रेंट एक्सपेंसेस आ गए, उस फैक्ट्री का रेंट या उस कमरे का रेंट जिसके अंदर ये काम हो रहा है, या बिजली का बिल, वो बिल जो कि इस काम से परटेन कर रहा है। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं इनको फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। जब आप डायरेक्ट मटेरियल के अंदर लेबर कॉस्ट ऐड कर देते हैं और उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट आता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। या आप लोगों ने डिटेल से, मुझे उम्मीद है ये पढ़ी भी होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड जी जी स्टेटमेंट जो जी होती है। जी हाँ, तो वो बढ़िया। फिलहाल अभी, हाँ वो फिलहाल अभी हम नहीं पढ़ रहे। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों के जहन के अंदर एक खाका कायम कर दूं या आप लोगों को आपकी पढ़ी हुई चीजें याद दिला दूं कि बेसिकली जब भी हम कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की मैं बात बता रहा हूं, तो किसी भी जो भी चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चाहे आप बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, चाहे आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, चाहे आप किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो एनी गुड दैट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, उसकी कॉस्ट में हमेशा तीन चीजें शामिल होती हैं। पहले नंबर पर जो डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हुआ, कुर्सी और मेज के केस के अंदर जो लकड़ी थी वो लकड़ी इसके अंदर आ जाती है। इसी तरह अगर प्लास्टिक की कुर्सी है या स्टील की कुर्सी है तो ऑब्वियसली स्टील और प्लास्टिक डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएंगी। दूसरे नंबर के ऊपर जो मजदूरों ने, जो लेबर ने उसके ऊपर एफर्ट की है, अब ये कुर्सी थी तो कुर्सी के लिए उन्होंने पहले क्या किया होगा, रॉ मटेरियल को तराशा होगा, लकड़ी को उन्होंने अच्छी हालत के अंदर लेकर आए होंगे, फिर उसको जो है वो उसके टुकड़े किए होंगे, पीसेस किए होंगे, फिर उन पीसेस को आपस के अंदर जोड़ा होगा और फिर पॉलिश वगैरह किया होगा, पेंट किया होगा। ये सारी की सारी लेबर की एफर्ट्स हैं और ऑब्वियसली लेबर मुफ्त में तो काम नहीं करती। उसके लिए आपने उनके साथ एक रेट तय किया होता है जो पर आवर भी हो सकता है या और भी उसकी कोई ना कोई बेसिस हो सकती है। तो जो अमाउंट आपने उन लेबर को पे की उस अमाउंट को भी आप इस जो गुड आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना उसकी कॉस्ट के अंदर शामिल करेंगे। और तीसरी चीज जो ऐड होती है किसी भी मैन्युफैक्चर्ड गुड की कॉस्ट के अंदर, उसमें क्या चीज होती है,
उसमें तीसरे नंबर पर फैक्ट्री ओवरहेड्स शामिल होते हैं। और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है उसको हम डिटेल से अभी डिस्कस कर भी चुके हैं। अगर किसी के जहन में कोई कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन अभी भी कर सकता है, बाद में भी कर सकता है। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि कोई मसले और परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग से फाइनल गुड की भी कॉस्ट मालूम हो जाती है, जॉइंट प्रोडक्ट्स की भी, बाय प्रोडक्ट्स की भी। और अगर कोई लॉस जो है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इनकर हो जाता है, चाहे वो नॉर्मल लॉस हो चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो, तो प्रोसेस कॉस्टिंग जो है ये एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसी चीज है मजेदार कि जिसके अंदर हर चीज की जो भी प्रोसेस के अंदर हो रहा है, डिपार्टमेंट वन के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी भी, हर चीज की हमें कॉस्ट पता चल जाती है। और डिपार्टमेंट टू में भी जितनी भी चीजें हो रही हैं हम एक एक चीज की कॉस्ट उसको असाइन कर सकते हैं। यहां तक हम अपनी बात को क्लोज करते हैं। ये एक बेसिकली ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि प्रोसेस कॉस्टिंग होती क्या है। अब जो चीज मैं डिस्कस करने लगा हूं बेसिकली वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के। इंशाल्लाह ताला इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जब आप लोग पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। कोई कागज और पेंसिल पकड़ें और इन चीजों को अपने पास नोट डाउन कर लें, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये चीजें याद कर ली तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग एक्चुअली होती क्या है। फिर बाकायदा किस तरह से इसके सवाल सॉल्व किए जाते हैं वो इंशाल्लाह ताला हम अपनी अगले किसी लेक्चर के अंदर देख लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि लेट सपोज हम जो भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो दो डिपार्टमेंट से होते हुए बन रही है, क्योंकि हम प्रोसेस कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं ना। प्रोसेस कॉस्टिंग में तो होता ही यही है कि जो गुड हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो एक डिपार्टमेंट के अंदर कंप्लीट नहीं होता, बल्कि कुछ प्रोसेसिंग एक डिपार्टमेंट में हो रही है, दूसरी प्रोसेसिंग जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ये लकड़ी के वुडन फर्नीचर की, जिसकी हम एग्जाम्पल अब शुरू से लेकर अब तक चलाते हैं, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक डिपार्टमेंट का काम क्या होगा कि वो दरख्तों में जाए और टिम्बर अरेंज करे, या लेट सपोज अगर वो टिम्बर किसी लंबर इंडस्ट्री से ले भी रहे हैं जिनका काम होता है कि वो जो है बेसिकली लकड़ियां काटते हैं और उसके बाद फिर उनको बेचते हैं। चलो लेट सपोज उन्होंने वहां से वो खरीद लिया। एक डिपार्टमेंट ने उस लकड़ी को क्या करना है, पहले उसको काटना है। कटिंग का एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। दूसरे नंबर पर उस डिपार्टमेंट से जब लकड़ियां कट जाएंगी तो फिर वो एक रिफाइनिंग के डिपार्टमेंट में शायद आ जाएं कि उन लकड़ियों को एक अच्छी शेप के अंदर उन्होंने लेकर आना है। तीसरा डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली शायद इस तरह का डिपार्टमेंट हो कि जो पीसेस रिफाइंड होकर आ गए हैं उनको आपस में एक तरतीब के साथ जोड़ना है ताकि कुर्सी की शक्ल बन जाए। चौथा डिपार्टमेंट हो सकता है पॉलिश का और पेंट का हो। जब एक बार चौथे डिपार्टमेंट के अंदर वो कुर्सी या वो मेज पॉलिश और पेंट के मरहले से गुजर गया, अब वो एक फिनिश गुड बन गया। और अब जो है इसको, ये जो फर्नीचर बन गया है ये इस काबिल हो गया है कि ये कंपनी जो इसको बना रही थी, ये बिजनेस जो इसको बना रहा था, ये इसको आगे लोगों को बेच सके। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो कहने का मकसद ये है कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी। इनपुट जो है इनपुट जो है बेसिकली रॉ मटेरियल की मैं बात कर रहा हूं। रॉ मटेरियल नॉर्मली एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस डाला जाता है। रॉ मटेरियल के आगे मैंने इनपुट भी लिखा हुआ है। इनपुट रॉ मटेरियल ही को आप समझने के कहते हैं। मेरी राइटिंग समझ में आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। रॉ मटेरियल इज यूजुअली एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। ये यूजुअली क्या मैंने लफ्ज इसलिए लिखा है क्योंकि आमतौर पर इसी तरह होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कभी कभार इस तरह होता है कि जैसे जैसे वो चीज़ बन रही होती है तो कुछ रॉ मटेरियल्स पहले डल जाते हैं, कुछ की ज़रूरत बाद में होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब आप लोग कुछ बना रहे होते हैं घर पे, फॉर एग्जांपल किचन में जब आप लोग कोई डिश तैयार कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली तमाम इंग्रेडिएंट्स शुरू में नहीं डल जाते, बल्कि स्लोली एंड ग्रेजुअली साथ साथ जो है वो इंग्रेडिएंट्स डल रहे होते हैं। तो यही सिलसिला यहाँ पर भी होता है। दूसरी बात यह है कि आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस is treated as the input for the other process.
यानी कि लेट सपोज हमारे पास प्रोसेस ए था। प्रोसेस ए का काम क्या था कि लकड़ियों को काटना है, और जब एक बार लकड़ियां अच्छे तरीके से कट जाएं तो उसको प्रोसेस बी के अंदर या डिपार्टमेंट बी के अंदर ट्रांसफर कर देना है। तो डिपार्टमेंट ए का जो आउटपुट है वो क्या है, कटी हुई लकड़ियां, और इसका जो इनपुट था वो क्या था, वो सॉलिड लकड़ियां जो ऑब्वियसली उन्होंने परचेज की थी। अब ये जो इस डिपार्टमेंट का आउटपुट है कटी हुई लकड़ियां, ये जो डिपार्टमेंट बी है हमारा जिसके अंदर हम लकड़ी को रिफाइन करते हैं, ये डिपार्टमेंट बी का इनपुट होगा। इनपुट है। हाँ, बात आ गई समझ में? जी। अब दोबारा हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, दूसरी बात यहां पर एक ये भी समझ लें कि जरूरी नहीं है कि डिपार्टमेंट बी के अंदर हम मजीद कोई मटेरियल नहीं डालेंगे। हो सकता है कि इस इनपुट के अलावा भी डिपार्टमेंट बी के अंदर कोई और मटेरियल हम ऐड करते हो। ये डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं, क्या आपका गुड है, और उसकी रेसिपी में ऑब्वियसली क्या क्या चीजें जो है वो शामिल होती हैं। ठीक है। तीसरी बात क्या है कि लॉस जो भी इसके अंदर होता है, लॉस इज इनएविटेबल। इनएविटेबल कहते हैं मतलब वो चीज जिससे बचा ना जा सके। तो लॉस एक ऐसी चीज है जिससे हम नहीं बच सकते जितना मर्जी हम बचना चाहें, चाहे वो नॉर्मल लॉस हो, और कभी कभार ऐसा होता है कि अब नॉर्मल लॉस होता है। लेकिन अब नॉर्मल लॉस तो बचाया जा सकता है ना। बचाया जा सकता है, लेकिन मैं तब बात कर रहा हूं ना कि अगर वो हो जाए किसी वजह से भी। अच्छा। हाँ, मतलब बचाया तो जा सकता है ऑब्वियसली, लेकिन अगर बेहतियाती हो गई या लेकिन वैसे ही हो जाए। मतलब ऐसी हो जाए, किस्मत में लिखा हुआ था हो गया, ठीक है, तो इस वजह अच्छा। से लॉस जो है इनएविटेबल होता है। और यहां पर इस बात को बताने का मकसद यही है जो मैंने पहले बताया है कि हमें इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यार हमने तो 100 केजी रॉ मटेरियल का डाला था इनपुट, लेकिन हमारे पास जो आउटपुट आई है वो 80 क्यों आई है, 80 केजी क्यों आई है। तो भाई ये जो दरमियान में 20 केजी था वो लॉस के अंदर हो सकता है चला गया हो। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपका इनपुट जो रॉ मटेरियल है अगर वो कोई लिक्विड है, तो अब जाहिर है जब आप प्रोसेस कर रहे होंगे तो अगर उसमें हीट इन्वॉल्व हो तो हो सकता है कुछ लिक्विड इवेपोरेट हो गया हो। बिल्कुल इसी तरह हो सकता है कोई चीज बन तो गई हो लेकिन बहुत बुरे तरीके से बने कि वो काबिल इस्तेमाल ना रहे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ईंटों के भट्टे होते हैं, जो किल्न्स होते हैं, अब उसके अंदर हर ईंट जो निकलती है वो काबिल इस्तेमाल नहीं होती, ज्यादातर काबिल इस्तेमाल होती हैं, लेकिन कुछ इतनी ज्यादा पक जाती हैं कि उनको जाया करना पड़ता है, वो आपकी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं हो पाती। मतलब कुछ वैसी जो है वो स्पॉइलेज हो जाती है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि लॉस जो है वो एक लाजमी हिस्सा है किस चीज का, प्रोसेस का। हाँ प्रोसेस प्रोसेस का। कॉस्टिंग। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, ठीक है। तो लॉस जो है वो एक इनएविटेबल सी चीज है। और एक और बात जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो ये था कि लॉस के साथ साथ बाय प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। बाय प्रोडक्ट किसे जॉइंट। कहते हैं? हाँ, बाय प्रोडक्ट भी बन वेस्टेज। सकते हैं, हाँ शाबाश। और जॉइंट प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट बेसिकली इसको हम वेस्ट नहीं कहते, इसलिए क्योंकि इसकी अपनी एक मार्केट मौजूद होती है। मार्केट मौजूद होने का मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंटली एक फिनिश गुड समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप मुझे खुद बताएं कि क्या मार्केट में सिर्फ पेट्रोल बिकता है, डीजल की कोई कीमत नहीं, मिट्टी के है। तेल की कोई कीमत नहीं है ना? तो मतलब हालांकि है। अगर हमारा मकसद पेट्रोल बनाना हो, पेट्रोल बनने के साथ साथ ये चीजें वैसी दर्जा बदर्जा ऑटोमेटिकली बनती रहती हैं। मतलब पहले प्रोसेस के अंदर लेट सपोज जो है वो मिट्टी का तेल अलग हो गया, दूसरे प्रोसेस में लेट सपोज पेट्रोल अलग हो गया। पेट्रोल की और डीजल की भी जो है वो कई कैटेगरीज होती हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी का होता है, कुछ जरा लो क्वालिटी का होता है। आ रही बात समझ में? तो ये मुख्तलिफ चीजें साथ साथ अलहदा होती जी। रहती हैं, इनको जॉइंट प्रोडक्ट कहते हैं। और कुछ ऐसा घटिया सा प्रोडक्ट होता है जिसका कोई काम नहीं होता, उसको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट, जिसको हम वेस्टेज भी कहते हैं। वेस्टेज और लॉस जो है वो एक ही चीज के दो ठीक है। नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। आ रही बात समझ में? तो ये बस ये बाय प्रोडक्ट का लॉस भी एक ही है। बाय प्रोडक्ट जो है इसको वेस्टेज, हाँ लॉस, बिल्कुल ये नॉर्मल लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोसेस है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें आपको पता है कि यार एक फजूल चीज बननी है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होता है जब आप केमिकल्स बना रहे होते हैं ना, तो मुख्तलिफ केमिकल्स के एक से ज्यादा रिएक्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब वो ज़ाहिर है अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा तो एक केमिस्ट्री की एग्जाम्पल हो जाएगी, शायद आप लोग समझ भी ना सकें उसको। होता इस तरह कि एक केमिकल होता है, उसके दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। हम चाह रहे होते हैं कि एक खास प्रोडक्ट बने, मतलब एक खास केमिकल बने, एक तीसरा केमिकल बने,
लेकिन उसके साथ साथ एक और केमिकल भी खुद ब खुद बन जाता है, और जो हम बनाना चाह रहे होते हैं वो कम बनता है। मतलब ये कि अगर 100% वही बनता तो वो ज्यादा बनता, लेकिन एक साथ एक और फजूल केमिकल भी बन जाता है जिसके ऐसा कोई जरूरत भी नहीं होती। ये वेस्ट प्रोडक्ट है। हमें पता है कि यार इसने बनना ही बनना है, तो ये हमारा एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस इस तरह से आप समझ सकते हो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई ऐसी बड़ी मिस्टेक हो गई, आपकी जो फॉर्मुलेशन थी रॉ मटेरियल की वो गलत मलत हो गई, या मजदूरों ने सही काम नहीं किया कि जो प्रोडक्ट बनने चाहिए थे उतने नहीं बन पाए। नॉर्मल लॉस के अच्छा। अलावा भी हमारा लॉस हो गया किसी ना किसी तरीके से, तो ये जो है बेसिकली अब नॉर्मल लॉस होता है। ठीक हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई? जी। बस आज के दिन की आखिरी बात मैं आप लोगों को इतनी सी बताऊंगा कि इनका जो अकाउंट है, जो टी अकाउंट जिसको हम लेजर बोलते हैं, उसको हम किस तरह बनाते हैं। तो आप लोगों को एक बात तो मैं बता दूं कि ये जो इन्वेंट्री होती है ना, इन्वेंट्री, ये आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ी भी होगी। ये इन्वेंट्री हमारा एसेट होती है। जी पढ़ी थी। ऐसी ही बात है ना, इन्वेंट्री हमारा एसेट होती है। और इन्वेंट्री जो मैंने आपको बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर 3 किस्म की इन्वेंट्री होती है। उसको रिवाइज भी चलो मैं करा देता हूँ। एक तो आपका रॉ मटेरियल हो गया जिसको मैंने R.M लिखा है। एक आपका वर्क इन प्रोसेस हो गया जिसको मैंने WIP लिखा है। वर्क इन प्रोसेस की समझ में आ गई है ना आप सबको? जी। ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास फिनिश गुड होते हैं जिसको हमने F.G लिख दिया है। आ रही बात समझ में? जी। इन तीनों का अलग अलग अकाउंट बनता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। अकाउंट किस तरह से बनता है ये मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये एक टी अकाउंट है, लेजर अकाउंट जिस तरह आप लोग बनाते हैं वैसे। आप लोग तो सिर्फ एक टी बना देते होंगे ना, लेकिन मैंने यहाँ पर असल में कुछ चीज़ें समझानी है, इसलिए मैं प्रॉपरली इसको बना रहा हूँ। ठीक है। ये हमारा वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट है। हम रॉ मटेरियल का नहीं बना रहे, वर्क इन प्रोसेस का बना रहे हैं। ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां हम लिखेंगे यूनिट कि कितने यूनिट हैं, यहां हम लिखेंगे रुपीस, यहां पर फिर हम पर्टिकुलर लिखेंगे। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक हो गया? यहां पर फिर पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, यहाँ यूनिट्स आ जाएंगे, और यहाँ पर फिर जो है ना आपका आ जाएगा एक तीसरा कॉलम जिसके अंदर आप लोग लिखेंगे रुपीस। अब लेट सपोज हमने क्या किया कि रॉ मटेरियल ऐड किया। पर्टिकुलर्स के अंदर हम ये लिखते हैं कि रॉ मटेरियल है कि लेबर है कि फैक्ट्री ओवरहेड है, और उसके 100 kg जो है ना, हमने 100 यूनिट जो है हमने ऐड किए जिनकी कॉस्ट थी ₹1000। ये वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बना रहा हूं। अब आपको पता है कि ये इन्वेंट, जी बोलो। ये पर्टिकुलर्स में रॉ मटेरियल क्यों डाला है? पर्टिकुलर कहते हैं बेसिकली डिस्क्रिप्शन को कि इस अकाउंट के अंदर जो मूवमेंट आ रही है ये किस वजह से आ रही है। अब मैं बात आपको समझा देता हूं। मैंने आपको बताया ना कि एसेट का अकाउंट है, और एसेट जी। के अकाउंट के अंदर जब भी ये एक मिनट, ये निमरा फ्रियाल ऐड हो गई है इसमें, ये बार बार इनका वो आ रहा है, शायद डिस्कनेक्शन हो रही है, शायद ये ऐड नहीं हो पा रहे। ये चेक करके मुझे निम्रा बताना। थी तो मैसेज बॉक्स के अंदर देखो कोई एक मैसेज। मिनट। नहीं मैसेज तो नहीं आया वैसे, वो थी तो सही, पहले मैं उससे पूछती हूँ। बस ठीक है। दोबारा आ गई है। अच्छा बस ठीक है। तो ये बात मैं ये कर रहा था कि डेबिट साइड के ऊपर किसी भी एसेट अकाउंट में तब मूवमेंट आती है जब उस एसेट में कोई इंक्रीज आ रहा होता है। अब देखें, प्रोसेस कॉस्टिंग की थीम को समझें। पहली बात यह है कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इस्तेमाल करता है, यानी कि कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, जो चीज मैन्युफैक्चर हो रही होती है उसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। यानी रॉ मटेरियल से काम स्टार्ट हो गया होता है और फिनिश गुड की तरफ जा रहा होता है, तो वो चीज जो ना रॉ मटेरियल है, एक मिनट,
ये पर यूनिट प्राइस है। आप लोग, मैं तो तभी कह रहा था अपना माइक ऑन करके मुझसे ऑडियो में क्वेश्चन पूछ लें। माइक माइक ऑन करके पूछ लो ना ऑडियो में। हाँ, कंफ्यूजन जो है अपनी दूर करें। ये जो क्योंकि 100 मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, वो बोल रही है, बोलने दो। मतलब 100 यूनिट्स इन टोटल, तो जी, पर यूनिट प्राइस 1000 है। नहीं, ये टोटल कॉस्ट है 1000 रुपीज 100 यूनिट्स की। ये टोटल कॉस्ट है। असल में तरीका ये होता है कि बात टोटल कॉस्ट से शुरू होती है, पर यूनिट कॉस्ट एंड पर निकाली जाती है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, आ गई है। अभी तो ये मैंने समझाना शुरू किया, इसको मैं प्रॉपर समझाता हूं कि देखें, अभी मकसद मेरा ये था। अच्छा, आप लोगों को टी अकाउंट से कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? भाई हो रही है थोड़ी बहुत। एक मिनट, इसको मैं डिलीट करके सिंपल टी अकाउंट बना देता हूं आप लोगों को। सिंपल टी अकाउंट बना देते हैं, उससे आप लोगों को सहूलत हो जाएगी, क्योंकि टी अकाउंट असल में बनाना ज़रूरी है। देखें, इन्वेंट्री का आप लोगों ने कभी टी अकाउंट पहले बनाया, स्टॉक का या इन्वेंट्री का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर? इन्वेंट्री का हम्म। देखो, मेरे ख्याल से बनाया था। बनाया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता आप लोगों ने ना बनाया हो। बहरहाल मैं बनाना से बताता हूं आप लोगों को। देखें, आप लोग पहले बनाते रहे हैं फिनिश गुड का अकाउंट। फिनिश गुड के अकाउंट में जो डबल एंट्री पास होती है जब हम उसको परचेज करते हैं, तो परचेजेस अकाउंट या इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो जाता है। ठीक है, उस अमाउंट से आगे अमाउंट आ जाती है, लेट सपोज 2000 रुपए। और जो आपका कैश अकाउंट होता है या जो आपका पेबल अकाउंट होता है, वो क्रेडिट हो जाता है 2000 रुपए से। यहां तक बात आप लोगों को याद आ गई पुरानी? इन्वेंट्री जो है वो। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो बिला झिझक पूछे। मकसद इस क्लास का यही है कि अपनी कंफ्यूजन दूर करें आप लोग। ठीक है। बाकियों का भी कोई मसला नहीं है? है किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। चलें, ठीक है। देखें, ये जो डबल एंट्री मैंने पास की है, ये डबल एंट्री मैंने ट्रेडिंग बिजनेस के हवाले से पास की है। अभी आप लोग बिजनेसेस के अंदर भी चलें, कंफ्यूज ना हो। समझें कि अगर आप एक गुड खरीदती हैं जो फिनिश गुड है, तो उसकी डबल एंट्री इसी तरीके से पास होती है कि आप परचेजेस अकाउंट को या इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो इन्वेंट्री लेवल है वो उतनी अमाउंट से बढ़ गया। पहले आपके पास लेट सपोज इन्वेंट्री बिल्कुल नहीं थी, अब आपने 2000 रुपए का कोई सामान खरीदा है, तो अब आपकी इन्वेंट्री 2000 से इंक्रीज हो गई है। साथ ही आपने अगर कैश पेमेंट की है उसकी, तो 2000 रुपीज से आपका कैश कम हुआ है, क्योंकि किसी भी एसेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट एंट्री जो है वो इस बात को इंडिकेट कर रही होती है कि आपका जो एसेट है वो कम हो गया। यहां तक बात पता है ना आप सबको? जी। अभी हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, स्पेशली अगर थोड़ा बहुत पीछे से कॉन्सेप्ट्स अगर सही तरीके से अगर क्लियर नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप लोगों को हमेशा जो पाला पड़ेगा वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से पाला पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत ज्यादा पड़ रही होती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को, जो खुद चीजें बना रहे होते हैं। मैंने आपको बताया कि इनके पास तीन किस्म की इन्वेंट्री होती है। एक रॉ मटेरियल, जब ये लोग रॉ मटेरियल खरीदेंगे ना तो एग्जैक्टली यही डबल एंट्री पास करेंगे। तो उनका जो अकाउंट होता है ना, लेट्स सपोज ये रॉ मटेरियल का अकाउंट है, तो यहां पर मैं लिखूंगा कैश, और यहां पर मैं लिखूंगा 200, और दूसरी तरफ कैश का अकाउंट में बनाऊंगा, और यहां मैं लिखूंगा रॉ मटेरियल पर्टिकुलर्स के अंदर, और यहां पर मैं लिखूंगा 200। याद आ गया? जी। अब बात हो रही है वर्क इन प्रोसेस की, जो इन्वेंट्री की दूसरी टाइप है।
वर्क इन प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा होता है कि आपका रॉ मटेरियल की कॉस्ट शामिल होती है, आपकी लेबर की कॉस्ट शामिल होती है, और आपके फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट शामिल होती है। इन तीनों चीजों को जब आप ऐड करेंगे तो बेसिकली आउटपुट की कॉस्ट आएगी। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर से बता दें। आपके पास देखो, जो वर्क इन प्रोसेस होता है ना, वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट तीन चीजों के ऊपर मुश्तमिल होती है। पहले नंबर के ऊपर आपका रॉ मटेरियल जो उसमें इस्तेमाल हुआ है। हम्म, बात आ रही है समझ में? जी देखो लेट सपोज ये रॉ मटेरियल का अकाउंट है ना, मैंने इधर बनाया हुआ है। इस जी रॉ मटेरियल में से 50 रुपए का रॉ मटेरियल मैंने इस्तेमाल कर लिया वर्क इन प्रोसेस के अंदर। ठीक है। यहां पर मैं लिखूंगा वर्क इन प्रोसेस और 50, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। और यहां पर मैं लिखूंगा रॉ मटेरियल 50। बात आई समझ में? जी डबल एंट्री समझो, मुझे लग रहा है नहीं समझ में आ रही। थोड़ा सा मुश्किल है। चलो इस तरह है कि फिर आज आप लोग जो है ये जो बातें मैंने अब तक आप लोगों को बताई है ना, ये जो बेसिकली रूल्स हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के, जो हम पीछे अभी हमने पढ़े थे, ये हो गया। ये सारे आप लोग याद कर लें। और दूसरी बात यह है कि आज इसको रिवाइज कर लें, इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी हो गया होगा। तो बाकी है कि कल इंशाल्लाह ताला जब हम क्लास करेंगे, वो आप लोग भी टाइम का बता दीजिएगा आप लोगों को कौन सा टाइम मुनासिब लगता है। कल सैटरडे है, तो बाकी है कि अगर कल क्लास करनी हुई तो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर फिर हम ये चीज़ें आगे, क्योंकि अब जो असल प्रोसेस कॉस्टिंग है ना, वो अब स्टार्ट होगी कि आप लोगों को पता चले कि अकाउंट्स के अंदर मूवमेंट किस तरह से होती है, और फिर जब क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरह से करने हैं, और किस तरीके से बेसिकली। अभी तो हम सिर्फ ओवरऑल एक ओवरव्यू लिया है कि इस चैप्टर में होता क्या है। तो जब आप लोग जो है वो इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकली इन हो गए ना, फिर आप लोगों को एक्चुअली चीजें करनी आएंगी। अभी तो मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी, वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट भी आपको पता चल जाती है, फिनिश गुड की कॉस्ट भी आपको पता चल जाती है, आपको ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट और लॉस की कॉस्ट भी पता चल जाती है। ये तो मैंने बताया है ना। अब आप लोग खुद इंशाल्लाह ताला इसको आहिस्ता आहिस्ता कैलकुलेट करोगे कि जब मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस को इन्वॉल्व हो तो तब किस तरह होता है, जब दो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो तब किस तरह होता है, और जब तीन इन्वॉल्व हो तो तब किस तरह होता है। ठीक है, आज यहां पर वाइंड अप कर देते हैं। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों में से अब तक जो हमने पढ़ा है तो आप लोग कर सकते हो। कोई चीज समझ में ना आई हो, किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो? सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं? अनगिनत डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन यहां पर नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने 3 का जिक्र किया। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? कोई चीज समझ में ना आई हो, किसी चीज के ऊपर और एक्सप्लेनेशन चाहिए हो? चलें, अब अगर बाद में भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग इसको बता सकते हैं, या मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो ये आप लोगों के साथ शेयर कर देगी, तो उसके ऊपर आप लोग मुझे क्वेश्चन जो है वो ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह ताला कल हम इसको आप लोग रिवाइज भी करें, तो कल इंशाल्लाह ताला आसान है, चीज़ें मुश्किल नहीं है, एक नए तरीके से इंशाल्लाह ताला इसको स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक फिर इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।